जोहार, जय मूल निवासी। मैं कुमार और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अपने पुरखों की, बाप दादाओं की कमाई बेचकर घर चलाने वाले को आप क्या कहोगे? दुनिया उसे नालायक, निकम्मा और निठल्ला ही कहेगी। मगर आज उसे एक नया नाम मिला है। अपने बाप दादाओं की संपत्ति बेचने को आत्मनिर्भरता कहा जा रहा है। जी हाँ, मोदी सरकार के द्वारा बार बार ये शब्द पुकारा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भरता का स्लोगन दिया जा रहा है। इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री के द्वारा आत्मनिर्भरता के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया। आत्मनिर्भरता कहने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए बढ़िया शब्द है, कानों को बड़ी मिठास लगती है। मगर आत्मनिर्भरता से हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। ना सरकार की तिजोरी भरी जा रही है, ना गरीब की थाली भरी जा रही है। हालत तो यह है कि सरकार की तिजोरी भी खाली है और गरीब की थाली भी खाली है। मगर सरकार इस आत्मनिर्भरता का जाप कम नहीं कर रही। इस आत्मनिर्भर बजट को और उसके फायदों को जनता को समझाने के लिए सरकारी तंत्र और ब्राह्मणी मीडिया 24 घंटे काम कर रहा है। मगर फिर भी जनता समझ नहीं पा रही कि इस आत्मनिर्भर बजट में उसे क्या मिला है, क्योंकि आम जनता की किसी भी उम्मीद पर यह बजट खरा नहीं उतरा। मुंबई में भाजपा के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चार्टर्ड अकाउंटेंट, उद्योगपति और कॉरपोरेट हाउसेस के लोगों को बजट समझाने के नाम पर, उसके फायदे समझाने के नाम पर बुलाया गया था। उन उद्योगपतियों के और चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने इस बजट के ऊपर बात रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा सीधी सपाट भाषा में पूंजीवाद का, डिसइन्वेस्टमेंट का खुले तौर पर समर्थन किया गया। और उन्होंने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर बात करते हुए कहा कि अब हमने आर्थिक समाजवाद की जुआटी को अपने गले से उतारकर फेंक दिया है। ये जो आर्थिक समाजवाद की जो जुआटी हमारे कंधों पर एक बोझ बनकर रखी थी, उस आर्थिक समाजवाद की जुआटी को हमने फेंक दिया। यानी जो चोला आर्थिक समाजवाद का जो हमने पहना था, अब हमने उसे उतार कर फेंक दिया है और खुले तौर पर हम पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का नारा लेकर हम लोग काम करेंगे। भारत के संविधान ने समाजवाद की घोषणा की थी। प्रस्तावना में, भारत के प्रियम्बल में समाजवाद का नारा लगाया गया। इतना ही नहीं, भारत की आर्थिक नीति किस आधार पर तय होगी, इसकी भी दिशा संविधान ने तय की थी। संविधान के चैप्टर 4 में आर्टिकल 38 और 39 में भारत की इकोनॉमिक मॉडल क्या होगा, इसकी घोषणा की थी कि एक आर्थिक समाजवाद की नीति भारत अपनाएगा। आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 में इस आर्थिक समाजवाद की अंतिम दिशा क्या होगी, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा, इसकी भी व्याख्या संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट की थी कि आर्थिक समाजवाद का अंतिम लक्ष्य भारत की जो सर्वसाधारण जनता है, उस जनता का विकास होगा, ना कि पूंजीपति और पूंजीवाद का विकास होगा। जब निर्मला सीतारमण ने बॉम्बे में ये कहा कि हमने आर्थिक समाजवाद की जुआटी को उतार फेंक दिया है, तो सवाल ये बनता है कि आप आर्थिक समाजवाद के एजेंडे पर कम काम कर रहे थे। फिर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, पिछले 70 सालों के बजट में या उनकी आर्थिक नीति में कहां आर्थिक समाजवाद था? आज़ादी मिलने के बाद में नेहरू की सरकार हो या इंदिरा की सरकार हो या नई आर्थिक नीति लागू करने वाले नरसिंह राव की सरकार हो या अटल बिहारी वाजपेयी की या मोदी की सरकार हो, किस दौर में इस देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा आर्थिक समाजवाद की नीति अपनाई गई? 1950 से लेके आज तक इस देश के सारे बजट जो है, ये पूंजीवाद के समर्थन में बनाए गए। मगर चर्चा बार बार भाषणों में जुमलों की तरह आर्थिक समाजवाद की होती रहे, ताकि भारत की जनता को बहलाया जाए, उन्हें बरगलाया जाए कि इस देश का आर्थिक नारा आर्थिक समाजवाद का है। जनता के पैसों के द्वारा सरकारी कंपनियां बनाई गई और जब से ये सरकारी कंपनियां बनी, तब से लेकर आज तक
ये सरकारी कंपनियां करोड़ों रुपए का मुनाफा प्रॉफिट भारत सरकार को देती रही। वित्त मंत्री के द्वारा अपने भाषण में राजकोषीय घाटे को कम करने के नाम पर पब्लिक सेक्टर को बेचने का निर्णय लिया गया और इस साल के बजट में डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य 2,10,000 करोड़ रखा गया। यानी पब्लिक सेक्टर की इतनी प्रॉपर्टी बेचकर सरकार ये पैसा जुटाएगी। मोदी सरकार ने मन बना लिया है कि वो एक एक करके पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेच देगी, क्योंकि कंपनियां चलाने का काम सरकार का नहीं, कंपनियां चलाने का काम कॉर्पोरेट हाउसेस का है। सरकार का काम तो सरकार चलाना है। इसलिए वित्त मंत्री के द्वारा मुंबई के अपने भाषण में ये कहा गया कि सरकार अब केवल स्ट्रैटेजिक सेक्टर के ही पीएसयू को चलाएगी। डिफेंस सेक्टर और स्ट्रैटेजिक सेक्टर के अंडर आने वाले ही पब्लिक सेक्टर को सरकार चलाएगी और बाकी नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर को सरकार बेच देगी। भारत में स्ट्रैटेजिक सेक्टर के अंदर बैंकिंग, कोल, माइनिंग, पेट्रोलियम, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट ऐसे बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स की कंपनियां आती हैं। डिफेंस सेक्टर में एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं। सरकार ने अब मन बना लिया है कि हम केवल यही स्ट्रैटेजिक सेक्टर और डिफेंस सेक्टर की ही कंपनियां चलाएंगे और बाकी नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर की कंपनियों को बेच देंगे। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 1999 में प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री बनाया गया था और इस काउंसिल को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत सरकार के जो पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर्स है इन्हें किस तरीके से बेचा जाए, इनका डिसइन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। 3 उद्योगपतियों को यह जिम्मेदारी सरकार के द्वारा लगाई गई थी, जेपी गोयंका, राजीव चंद्रशेखर और नसली वाडिया। इन 3 उद्योगपतियों के द्वारा भारत सरकार के पीएसयू को बेचने की नीति तय की गई थी, निजीकरण का एजेंडा तय किया गया था और पिछले 20 सालों से फिर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, ये मिलजुल कर इन कंपनियों को बेचने का काम कर रहे थे। 2019 के अंत तक भारत में कुल मिलाकर 348 पीएसयू थे। इसमें से 249 पीएसयू जो है ये वर्किंग कंडीशन में थे, कार्यरत है। 89 पीएसयू अंडर कंस्ट्रक्शन है और 13 पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर या तो बंद हो चुके हैं या तो दिवालिया घोषित हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने 348 पीएसयू में से 300 पीएसयू को बेचने का निर्णय किया है। यानी इनमें लगा हुआ जनता का पैसा, जनता की हिस्सेदारी सरकार बेचेगी और उससे आया हुआ जो पैसा है इससे अपना राजकोषीय घाटा कम करेगी और सरकार चलाएगी। यानी सीधा सीधा सरकार अपने बजट में, अपने आर्थिक नीति में पूंजीवाद का, प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा बढ़ा रही है। इस बजट में इसी की घोषणा की है। अब जब प्राइवेटाइजेशन लागू होगा, इन पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट होगा, इन्हें निजी क्षेत्रों के हवाले किया जाएगा, तो इसका असर सवर्णों पर नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सवर्णों के लिए खुला है। प्राइवेट सेक्टर में एससी, एसटी, बीसीओ को कोई नौकरियां नहीं होगी, क्योंकि वहां कोई रिजर्वेशन लागू नहीं है। अगर डिसइन्वेस्टमेंट होगा, ये पब्लिक सेक्टर बेचे जाएंगे, तो इसका असर एससी, एसटी, बीसी की नौकरियों पर होगा। जनता की हिस्सेदारी इसमें पैसों के रूप में थी, जनता की हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों में आरक्षण और नौकरियों के रूप में थी, जनता की हिस्सेदारी सरकारी कंपनियों में मुनाफे में भी थी। अब जब ये सारी कंपनियां बेची जाएगी तो इसमें आपकी नौकरियां चली जाएगी, आपकी हिस्सेदारी खत्म होगी। आज़ादी के दौर में भारत की जनता ने अंग्रेज़ों के विरोध में आंदोलन चलाया था। अंग्रेज सरकार को एक नाम था कंपनी सरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी इसे चलाती थी, इसलिए उसे कंपनी सरकार भी कहा जाता था। कंपनी सरकार के विरोध में जनता ने आंदोलन चलाया और आज़ादी हासिल की। आज़ादी मिलने के बाद में देश की जनता के विकास के लिए सरकार के द्वारा सरकारी कंपनियां बनाई गई और
चूंकि ये कंपनियां सरकार के द्वारा चलाई गई थी मगर जनता के पैसों से थी, तो उसमें जनता की हिस्सेदारी थी। आज वही जनता और उस जनता के पैसों से बनी हुई सरकारी कंपनियां बेचकर दोबारा इस देश में कंपनी राज लाने का काम चालू है। निर्मला सीतारमण के द्वारा ये कहना कि हमने आर्थिक समाजवाद की जुआटी को उतार फेंक दिया है, बड़ी चालाकी है। निर्मला सीतारमण ये बात दिल्ली में पार्लियामेंट में कहने की बजाय, संसद में इसे कहने की बजाय बॉम्बे में आकर उद्योगपतियों के सामने कहती है। अगर आपकी नीति आर्थिक समाजवाद के विरोध में है तो वही बात निर्मला जी अपने बजट में कहती, मगर उन्होंने बजट में इसे कहने की बजाय बॉम्बे में आकर उद्योगपतियों के सामने कहा। बजट उसी लाइन पर काम कर रहा है और पूंजीवाद का डिसइन्वेस्टमेंट का समर्थन कर रहा है। सवाल यह है कि इस पूंजीवाद के शिकार जो बहुजन समाज के लोग हैं, क्या इस पूंजीवाद को कबूल करेंगे या इसके विरोध में लड़ उठेंगे? किसानों ने तो अपनी जंग छेड़ दी है। अब पब्लिक सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारी और उस नौकरी की उम्मीद लगाने वाले नौजवान को अपनी जंग लड़ने की जरूरत है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए MN टीवी। शुक्रिया, धन्यवाद।